साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे और संसदीय शासन प्रणाली के उपनाम के संदर्भ में अपन बात कर चुके थे। साथ ही संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं और संसदीय शासन प्रणाली के क्या गुण रहते हैं, इनके संदर्भ में अपने पिछले क्लास में बात कर चुके थे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली के क्या दोष हैं और साथ ही संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, गुण और दोष से संबंधित बात करें तो गुण को जैसे ही आप बात करेंगे, कोई भी शासन प्रणाली उसकी कुछ कमियां तो रहती है। भाई कोई भी शासन प्रणाली हो, जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिका में है, वहां पर भी उसकी कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावी है तो ये एक अच्छा ही है, लेकिन वहां पर कार्यपालिका और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य नहीं है। वो एक प्रकार से अपन उसकी क्या मान सकते हैं, कमी मान सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या रहता है, उत्तरदायित्व की कोई सिद्धांत काम में नहीं करता। यहां पर क्या करता है, उत्तरदायित्व। मैं कह रहा हूं कोई भी शासन प्रणाली हो उसकी कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं विशेषताओं के संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं और अभी अपन बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली के दोष के संदर्भ में। देखिए जरा, संसदीय शासन प्रणाली के दोष। संसदीय शासन प्रणाली के दोष। संसदीय शासन प्रणाली के दोष के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में अस्थिर सरकारें होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे मोटी कमी क्या रहती है, यहां पर सरकारें क्या रहती हैं, अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सरकारें निश्चित नहीं है। हालांकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, ये हम सबको पता है। लोकसभा में जिसका बहुमत रहता है उसी की सरकार बनती है, ये भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकारें हैं इनकी निश्चितता नहीं होती। आप कहेंगे निश्चितता क्यों नहीं होगी, जब पूर्ण बहुमत होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वर्तमान में बीजेपी के पास 303 सीट हैं, तो लोकसभा में जब उनके पास बहुमत है तो सरकारें 5 साल काम करती हैं। लेकिन जो गठबंधन की सरकारें होती हैं, और गठबंधन की सरकारों का मतलब है एक से अधिक राजनीतिक दलों को मिलाकर अगर सरकार का गठन हुआ है, तो वहां पर सरकारें जो किसी बात को लेकर राजनीतिक दल आपस में क्या करते हैं, गतिरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण सरकारें समय से पूर्व भी क्या हो जाती हैं, समाप्त यानी भंग हो जाती हैं, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या देना होता है, त्याग पत्र देना होता है। ये केवल अपन गुण के संदर्भ में बात नहीं करें, इनकी कमियां अर्थात दोष निकालना है संसदीय शासन प्रणाली। आप लोगों ने भारत के संदर्भ में ऐसे कई कार्यकाल देखे होंगे जहां पर पूरे 5 साल तक सरकार काम नहीं कर पाई। एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिए जरा। भारत में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था, भारत में प्रथम बार लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। अब देखिए जरा, अपन 17 को छोड़े 16 लोकसभा तक बात करें तो प्रत्येक लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो 16 गुणा 5 कितने हो गए, 80 वर्ष। कितने वर्ष हो गए, 80 वर्ष। और 1952 में जब अपन कितने जोड़ते हैं, 80 जोड़ते हैं तो कितना आता है, कितना आएगा, 2032। यानी 2032 तक तो कौन सा लोकसभा चलनी चाहिए थी, 16वीं लोकसभा। लेकिन अभी तक 2021 में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ऐसी कई लोकसभा हुई, भारत में ऐसी कई सरकारें रही जो पूरे 5 साल तक कार्य नहीं कर पाई, पूरे 5 साल तक कार्य नहीं कर पाई, और 5 साल से पूर्व जो है उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों ने देखा होगा, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। पहली जो है ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और 1977 में मोरारजी देसाई देश के पहले प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई। मैं बात कब की कर रहा हूं, 1977 की। इस समय उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे चौधरी चरण सिंह को। गठबंधन की सरकार थी, लेकिन कुछ ही समय बाद में चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो मोरारजी देसाई को क्या देना पड़ा, त्यागपत्र। क्या देना पड़ा, त्यागपत्र। और उसके बाद में नए प्रधानमंत्री कौन बने, चौधरी चरण सिंह बने। लेकिन ये भी विश्वास मत हासिल करने में क्या रहे, असफल रहे, तो इन्हें भी क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा।
क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा, और वापस लोकसभा भंग हुई और इसके बाद नई लोकसभा के गठन के बाद देश की प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी। तो पहली बात तो एक ही लोकसभा का कार्यकाल जो 1977 में गठन होता है और 1980 तक आते आते 2 प्रधानमंत्री परिवर्तन हो गए। कितने प्रधानमंत्री परिवर्तन हो गए, 2। लेकिन लोकसभा पूरे 5 साल तक कार्य नहीं कर पाई। लोकसभा 5 साल से पूर्व क्या करनी पड़ी, भंग करनी पड़ी। ये सबसे बड़ी कमी है किनकी, संसदीय शासन प्रणाली की। क्योंकि जहां गठबंधन की सरकारें होती है ना, भी गठबंधन की सरकार रही तो जरूरी नहीं है वो पूरे 5 साल तक कार्य करे। एग्जाम्पल अगर राज्य के संदर्भ में ले तो राज्य में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ और पीडीपी की जो मुख्यमंत्री बनाई गई, लेकिन कुछ ही समय बाद गठबंधन टूटा तो विधानसभा पूरा 5 साल कार्य नहीं कर पाई। उससे पहले ही विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। ऐसा कई राज्यों में हुआ है और केंद्र में भी कई ऐसी लोकसभाएं हुई जो पूरे 5 साल तक कार्य नहीं कर पाई। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में सरकारें क्या रहती हैं, अस्थिर। सबसे पहला कारण तो सरकारें अस्थिर कब होती है, जब किसकी सरकार बनती है, गठबंधन की। जब गठबंधन की सरकार बनती है ना तभी सरकारें अस्थिर होती हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जब एक आपने पढ़ा होगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा लाया जाता है, विपक्षी दलों के द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, सरकार को त्यागपत्र देने के लिए क्या किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। विपक्षी दल अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए और वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो मौजूदा सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में क्या है, अस्थिर सरकार का एक उदाहरण अपन कह सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो कई बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं था और बहुमत के लिए लोकसभा में मौजूदा सरकार को कितनी सीटें चाहिए, 272। ठीक है, अगर विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाए और उस अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मौजूदा सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र। तो निश्चितता नहीं रहती है इसमें। संसदीय शासन प्रणाली में सरकारें हमेशा क्या होती हैं, अस्थिर होती हैं। कब कब होगी, पहला तो जब गठबंधन की सरकार होगी तब, और दूसरा कब, जब विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में क्या हो जाए, पारित हो जाए। ठीक है, तो इसके संदर्भ में बात करें अस्थिर सरकार तो आपको ध्यान में रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में अस्थिर सरकारें होती हैं। अस्थिर सरकारें होती हैं, लेकिन अस्थिर सरकारों उस समय सरकार के गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। सरकार के गिरने की संभावना ज्यादा रहती है जब गठबंधन की सरकार हो। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखिएगा। जब गठबंधन की सरकार हो, जब गठबंधन की क्या हो, सरकार हो। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गठबंधन की सरकार क्यों जरूरी है। भाई संसदीय शासन प्रणाली में हमने विशेषताएं पढ़ी थी। मैंने कहा गठबंधन की सरकार अपना में एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। गठबंधन की सरकार विशेषता इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं लोकसभा का गठन हुआ, लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या वापस से लोकसभा के चुनाव करवाएं। और आपको पता है कि एक लोकसभा के चुनाव में कितना धन का व्यय सरकार जो है भारत के संचित निधि से वहां पर जो है व्यय किया जाता है। यानी भारत की जनता का पैसा का दुरुपयोग कितना होता है, ये एक चुनाव में हमें भली बात ही पता है। वहां पर जनता के धन का दुरुपयोग, सरकारी तंत्र कितनी जो है, सरकारी मशीनरी का कितना प्रयोग एक चुनाव में जो है खर्च किया जाता है। और इनके साथ ही अगर वापस से लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिले और वापस से लोकसभा के चुनाव करवाने पड़े तो वापस से कितना धन का व्यय होगा। धन का व्यय तो हो गया होगा, साथ में कितने समय और सरकारी मशीनरी जो उनका काम। वैसे भारत में अलग से निर्वाचन आयोग के लिए कोई अलग से कोई सरकारी मशीनरी नहीं होती। आपको पता होगा कि इलेक्शन करवाने में इलेक्शन की ड्यूटी किन की लगती है, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वही इलेक्शन करवाते हैं। तो वो अपना जो कार्य है उनको छोड़कर इलेक्शन की ड्यूटी में काम करते हैं, तो उनके पीछे जो कार्य रहता है वो पेंडिंग रहता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया गठबंधन की सरकारें संसदीय शासन प्रणाली में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2-3 राजनीतिक दल मिलकर सरकार बना सकते हैं।
लेकिन उसकी कमी रहेगी कि जब भी उन राजनीतिक दलों में गतिरोध होगा, ऐसी स्थिति में जब वो समर्थन वापस लेंगे, सरकारें क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अर्थात कैसी सरकारें रहती है, इसमें अस्थिर सरकारें रहती। दूसरी क्या ध्यान में रखेंगे, विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव, विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए एवं वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए, पारित हो जाए तो मौजूदा सरकार को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, अस्थिर सरकारें कब होती हैं, जब गठबंधन की सरकार होती है। बस ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अस्थिर सरकारें कब होती हैं, जब गठबंधन की सरकार होती ना, तभी अस्थिर सरकार होती है। वर्तमान में अगर मान लें किसी भी राजनीतिक दल के पास पूर्ण बहुमत है, गठबंधन नहीं हुआ है, तो अस्थिर सरकार नहीं होगी। जैसे वर्तमान में 303 सीट अकेले कौन सी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास। तो ना तो यहां सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और पारित होगा, अगर लाया भी जाता है तो पारित नहीं होगा, क्योंकि 303 तो अकेले किनके पास है, बीजेपी के पास। और दूसरा, यहां पर राजनीतिक एकरूपता रहती है, तो जिसके कारण जो ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ सदस्य जो दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लें, ऐसा उनको करेंगे तो दल बदल का कानून क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। कि अगर 2/3 से कम सदस्यों ने एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरा राजनीतिक दल ज्वाइन किया है, तो दल बदल का कानून प्रभावी रहेगा और उन पर दल बदल के कानून के तहत क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी बातें आपको जोड़कर पढ़नी है, कोरिलेटेड, आपस में एक दूसरे को जोड़ के पढ़ेंगे, तभी आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। भाई राजनीतिक दल जो है उसके सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, अगर 2/3 से कम गए तो क्या होगा, दल बदल होगा, जिससे सरकारें क्या बनी रहे, स्थिर बनी रहे। सरकारें क्या बनी रहे, स्थिर बनी रहे। इसीलिए भी तो दल बदल से संबंधित कानून क्या है, महत्वपूर्ण है। तो पहली कमी क्या है, अस्थिर सरकारें। लेकिन अस्थिर सरकारें कहां पर रहेगी, जब गठबंधन की सरकार होगी ना, तभी अस्थिर की सरकार होगी। वर्तमान में महाराष्ट्र में 3 राजनीतिक दलों का गठबंधन है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 3 राजनीतिक दलों का गठबंधन है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी। अब मान लेते हैं किसी भी ऐसी बात को लेकर तीनों में टकराव की स्थिति हो जाए और एक भी राजनीतिक दल अपना हाथ वापस खींच ले, अर्थात अपने विधायकों को कह दे कि इस वाली सरकार का अपने को समर्थन नहीं करना है, सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो सरकारें अस्थिर तभी होती हैं जब किसकी सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, जब विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाए और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ऐसी स्थिति में भी मौजूदा सरकार को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। दूसरा देखिए, दूसरी इसकी कमी है नीतियों की निश्चितता का अभाव। नीतियों की निश्चितता का अभाव, नीतियों की निश्चितता का अभाव। देखिएगा, नीतियों की निश्चितता का अभाव से क्या मतलब हुआ, नीतियों की निश्चितता के अभाव का मतलब यह हुआ कि जब सरकारें अस्थिर नहीं है, जैसे मौजूदा सरकार सत्ता में आई, गठबंधन की सरकार थी, कार्य करना शुरू किया ही था, और इसी बीच क्या हुआ, जिस राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन था उन्होंने अपना क्या कर लिया, वापस से समर्थन ले लिया, सरकार गिर जाएगी तो जो नीति क्रियान्वयन होने वाली थी वो नीति पहले क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो गठबंधन की सरकार में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके 2 कमियां रहेगी। पहली तो सरकारें जब अस्थिर रहेगी तो नीतियों में भी क्या रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। क्या रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, अर्थात नीतियों की निश्चितता का क्या रहेगा, अभाव। देखिए जरा, गठबंधन की सरकार के समय, गठबंधन की सरकार के समय मंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को, सभी समर्थित, जिन्होंने गठबंधन का समर्थन किया, सभी समर्थित राजनीतिक दलों को साथ में लेकर, सभी राजनीतिक दलों को साथ में लेकर कार्य करना होता है।
कार्य करना होता है। अर्थात गठबंधन के समय सरकार दबाव में कार्य करती है। सरकार किसके रूप में कार्य करती है? दबाव में कार्य करती है। दबाव में कार्य कैसे करेगी कि सभी जिन जिन राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है उनसे भी सहमति लेनी जरूरी होती है किसी भी कार्य के लिए, और वो जब सहमति नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में वो कह देंगे या तो हम कहे जैसे कार्य करो, और नहीं तो फिर हम अपना समर्थन क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो सरकार को बचाए रखने के लिए उन राजनीतिक दलों की बातों को भी मानना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगर नहीं माने तो वो समर्थन क्या ले लेते हैं? वापस ले लेते हैं, और वापस लेते ही सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरेगी तो जो नीति क्रियान्वयन होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी, अर्थात नीतियों की निश्चितता का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। तो मैंने क्या कहा कि गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा सभी समर्थित राजनीतिक दलों को साथ में लेकर कार्य करना होता है। अर्थात गठबंधन की सरकार कैसे कार्य करेगी? दबाव में कार्य करेगी, और अगर किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध किया जो समर्थित राजनीतिक दल में है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र, क्योंकि वो अपना समर्थन वापस लेते ही सरकार गिर जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे? नेक्स्ट बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में अस्थिर सरकार के समय नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है। नीतियों की निश्चितता का क्या होता है? अभाव होता। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभाव होता है। एग्जाम्पल वही आएगा फिर से, कौन सी सरकार? मोरारजी देसाई की सरकार। देखिए जरा, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में। जैसे ही उन्होंने कार्य करना शुरू किया, मोरारजी की सरकार क्या हो गई? गिर गई। नए प्रधानमंत्री कौन बने? चौधरी चरण सिंह बने। जैसे ही इन्होंने कार्य करना शुरू किया, इनकी सरकार में भी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई, इन्होंने भी क्या देना पड़ा? त्यागपत्र। तो जो यानी 1977 से लगाकर 1980 3 वर्ष में किसी भी प्रकार की कोई प्रभावी नीति क्रियान्वयन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि 2 प्रधानमंत्रियों का काल रहा। और ऐसी स्थिति में आप और कार्यकाल देख सकते हैं, 1990 से लगाकर 1995 तक या 1992 तक ये फिर अस्थिर दौर था। यहां पर एक ही कार्यकाल के अंदर 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री बदले गए, और जब प्रधानमंत्री बदलता है, मंत्री परिषद परिवर्तन होती है, तो नीतियां भी क्या होती हैं? परिवर्तन होती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की अपनी क्या रहती है? अलग नीति रहती है। उनके कार्य करने की शैली अलग हो जाती है, कार्य करने की प्रकृति बदल जाती है, और कार्य करने की प्रकृति और शैली जब बदलती हैं तो नीतियों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब कौन सी सरकारें होती हैं? अस्थिर सरकारें होती हैं। ठीक है, तो 2 बातें अपन कर ली कमियों के संदर्भ में। पहली कौन सी? कि पहली इसमें संसदीय शासन प्रणाली में अस्थिर सरकार रहती है, और दूसरी अस्थिर सरकार के कारण नीतियों की निश्चितता का क्या रहता है? अभाव रहता है। तीसरी कमी देखिए जरा, तीसरी में आपको ध्यान में रखना है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। मंत्रिमंडल की क्या रहती है इसमें? निरंकुशता। देखिए जरा, मंत्रिमंडल की इसमें निरंकुशता का क्या मतलब हुआ कि संसद के सदस्यों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और दूसरी कौन सी सभा? लोकसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 245 और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543। लेकिन मंत्री और मंत्री परिषद में भी केवल कैबिनेट मंत्री कितने बनेंगे? इनकी संख्या होती है, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या होती है 15 से 20। मंत्रिमंडल में कितने मेंबर होते हैं? 15 से 20 में। मंत्री परिषद की बात नहीं कर रहा हूं, मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं। मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट मंत्री। जबकि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यहां पर बात किसकी हो रही है? मंत्रिमंडल की। तो यहां पर जो 245 और 543 यानी लगभग 700 से अधिक मेंबर हैं, लेकिन निरंकुशता किनकी रहती है? इन मंत्रिमंडल की रहती है। देश के समस्त शासन, क्योंकि ये मंत्रिमंडल के जो सदस्य रहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये अपने अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया होते हैं। किसी भी विभाग में अगर कोई निर्णय लेना है तो कौन तय करता है? मंत्रिमंडल तय करता है। और वर्तमान में तो आपने देखा होगा,
वन मैन शो है। वन मैन शो का मतलब है मोदी जी ही मंत्रिमंडल है, मोदी जी ही मंत्री परिषद है। हालांकि मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में सारे हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन मोदी जी की अनुमति के बिना नहीं होता है। और ऐसा तभी होता है जब सत्ताधारी पार्टी जो है उनका पूर्ण बहुमत लोकसभा में होता है। अब पूर्ण बहुमत कैसे, मतलब लोकसभा में 543 में से 272 सीटें चाहिए, लेकिन मोदी जी के पास कितनी है, 303, अकेले बीजेपी की। भले इनके समर्थित राजनीतिक दल जो हैं वो अगर गठबंधन तोड़ ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 303 तो अगली किन की है, बीजेपी की है। ठीक है, तो यहां पर निरंकुशता तभी बढ़ती है मंत्रिमंडल की जब किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल हो जाता है। और पूर्ण बहुमत के समय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो किसी भी प्रकार के विधेयक को संसद में, क्योंकि पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा में क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और फिर राज्यसभा हमको वैसे भी धन विधेयक के संदर्भ में अनुमति है ही नहीं, राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक क्या रख सकती है, रोक कर रख सकती है। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो बजट से संबंधित हो सकते हैं, अनुदान मांगों से संबंधित हो सकते हैं, उसमें ज्यादा शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं, लोकसभा को प्रदान की गई। तो लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत रहेगा अर्थात पूर्ण बहुमत रहेगा, उसमें जो मंत्रिमंडल होगी इनकी निरंकुशता बढ़ेगी। एक एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। आपने देखा होगा किसानों को लेकर जो है लंबा, मतलब करीब 1 वर्ष का समय हो चुका है, दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है। और लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता की भागीदारी होगी और भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। और साथ ही जनता की क्या दिक्कत है उनकी सुनवाई करना किनका, सरकार का काम है। लेकिन वर्तमान मौजूदा सरकार के पास क्या है, पूर्ण बहुमत है। वो किसानों के संदर्भ में 3 बिल लाई। बिल सही है गलत है उसके मुद्दे पर अपन बात नहीं करें, ठीक है। किसान कह रहे हैं वो बिल गलत है, जबकि सरकार कह रही है बिल सही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लंबे समय से आंदोलन, देखिए आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, ये सारा का सारा जो है एक लोकतंत्र का हिस्सा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सारे अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल हैं कि आप किसी भी राजनीतिक दल का विरोध कर सकते हैं, उनके विरुद्ध जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन कम से कम जिस राजनीतिक दल को अपनी इतनी सीटें दी हैं, जिस सरकार को जनता ने चुना है और जनता की कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर वो राजधानी में कई लंबे समय से डेरा डाले हैं, तो वहां पर उसको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए कि आपकी क्या समस्या, उनको साथ में मिल बैठकर जो है उन समस्या का समाधान करना चाहिए। क्लियर है। यहां पर क्या हुआ, बीजेपी के समर्थन वाला, आपने देखा होगा पंजाब में एक दल था अकाली दल, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और जो मंत्री थी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वैसे राजस्थान में भी एक एनडीए के गठबंधन का दल था जिसका नाम था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन बीजेपी ने कुछ भी उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? क्योंकि इनके पास, अकेले के पास कितनी सीटें हैं, 303 है। अकेले राजनीतिक दल के पास कितनी सीटें हैं, 303 सीटें हैं। और इसमें अगर गठबंधन की सरकार होती तो जैसे ही अकाली दल अपना समर्थन वापस लेता, धमकी देता पहले तो कि आप किसानों की बातें मान रहे हैं या फिर समर्थन वापस ले, तो वहां पर सरकार को क्या करना होता, बातें माननी होती। लेकिन जब कभी सत्ताधारी दल पूर्ण बहुमत में आ जाता है तो उनकी निरंकुशता थोड़ी अपन कह सकते हैं बढ़ती है। मैंने एक एज ए एग्जांपल दिया, मैं ये नहीं कह रहा कृषि बिल सही है या गलत है, कृषि बिल सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसके बारे में अपन बात नहीं करें। मैं कह रहा हूं कि जहां सत्ताधारी पार्टी पूर्ण बहुमत में रहती है, जहां सत्ताधारी पार्टी बिना किसी गठबंधन के सत्ता में रहती है, उस समय उस सरकार की निरंकुशता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसे बाकी राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं होता है। अकेले राजनीतिक दल के पास जब इतनी सीटें होती हैं तो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में क्या होते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं और उसे लागू भी कर देते हैं। तो क्लियर रखना, इसमें निरंकुशता मंत्रिमंडल की कब बढ़ेगी, जब सत्ताधारी पार्टी क्या रहेगी, पूर्ण बहुमत में रहेगी। और पूर्ण बहुमत का मतलब है कि लोकसभा में 272 से अधिक सीटें जो हैं किसी एक राजनीतिक दल की बनेगी और रहेगी और उसकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो इसमें मंत्रिमंडल की क्या रहती है, निरंकुशता रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तीसरी कमी नंबर 4 पे आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4 पे ध्यान में रखेंगे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावी होता है। वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, प्रभावी होता है। आपने देखा होगा एक विद्वान थे मोंटेस्क्यू।
और मोंटेस्क्यू ने एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिन्होंने कहा था कि सरकार के जो 3 अंग हैं, सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? कि सरकार के जो 3 अंग हैं कौन कौन से? एक तो कार्यपालिका, दूसरा कौन सा? व्यवस्थापिका, और तीसरा कौन सा? न्यायपालिका। सरकार के जो 3 अंग हैं कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों को पृथक पृथक रूप से कार्य होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावी होना चाहिए। मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई सामंजस्य नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में कोई सामंजस्य नहीं होना चाहिए। इनका जो कार्य है, इनका जैसे कार्य रहता है, व्यवस्थापिका का कार्य रहता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य रहता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य रहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनको लागू किए गए हैं, वो सही है अथवा नहीं, उसकी जांच करना और साथ में न्याय के संदर्भ में बात करना। भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में आपस में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है? सामंजस्य। सामंजस्य कैसे होता है? मैंने कहा कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो कार्यपालिका में शामिल होता है एक तो राष्ट्रपति, एक होते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। व्यवस्थापिका के बारे में बात करें तो व्यवस्थापिका में मैंने कहा कौन होता है? संसद। और संसद में, तो संसद में 3 अंग होते हैं, एक तो राज्यसभा, दूसरी लोकसभा, और तीसरी राष्ट्रपति। और यहां पर कौन सा रहता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए जरा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग होता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी अंग होता है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, अर्थात मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के गर्भ से जन्म लेती है। मतलब मंत्री बनना है तो पहले संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा। मंत्री बनना है तो संसद का सदस्य होना आवश्यक होगा। अगर आप मंत्री बन गए और आपके पास संसद की सदस्यता नहीं है तो आप अधिकतम 6 महीने मंत्री रह सकते हैं। 6 महीने में आपको क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा। ये क्या है? सामंजस्य है। और सामंजस्य क्या है? शक्ति अपने संसदीय शासन प्रणाली में। मोंटेस्क्यू क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में सरकार के तीनों अंगों को पृथक पृथक रूप से कार्य करना चाहिए। पृथक पृथक का मतलब है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से कोई संबंध नहीं होगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं होगा। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हालांकि कॉलेजियम की सिफारिश पे करता है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है तो किन के द्वारा हटाया जाएगा? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है तो किन के द्वारा हटाया जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा, मतलब संसद के सदस्यों के द्वारा हटाया जाता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं होता है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंग जो हैं और मुख्य रूप से एक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में सामंजस्य से कार्य करते हैं, जबकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। ये क्यों है? क्योंकि यहां पर सामंजस्य होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावी होता है, जहां पर सरकार के तीनों अंग अपने पृथक पृथक रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। देखिए जरा, इसमें आपको नोट करना है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध क्या है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। देखिए जरा, मोंटेस्क्यू ने क्या ध्यान में रखेंगे? मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सरकार के तीनों अंगों को पृथक पृथक रूप से
कार्य करना होता है अर्थात सरकार के अंगों में कोई सामंजस्य नहीं होता है। सरकार के अंगों में कोई सामंजस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, क्या ध्यान में रखेंगे? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सामंजस्य होता है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सामंजस्य होता है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। सिद्धांत के क्या है? विरुद्ध है। ये भी एक संसदीय शासन प्रणाली का क्या है? दोष अपन कह सकते हैं कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के क्या है? विरुद्ध है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शक्ति पृथक्करण। मैंने कहा ना, संविधान सभा के सदस्यों के सामने दो ऑप्शन थे, या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाए या फिर संसदीय। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है? वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है। मतलब वहां पर सरकार के तीनों अंग जो उनके कर्तव्य हैं उनका भलीभांति ढंग से उनका निर्वहन करेंगे और सरकार के तीनों अंग पृथक रूप से काम करेंगे। लेकिन यहां पर उत्तरदायी सरकार नहीं होती है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहां पर काम नहीं करता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो भारत के संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण की बजाय जो है उत्तरदायी वाली सरकार जो है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात हमने संसदीय शासन प्रणाली को चुना, न कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। अगली एक और अपन इसकी कमी के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए जरा, अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सत्ता। अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सत्ता। ये देखिए, अकुशल व्यक्तियों के हाथ में भी कई बार जो है ये सत्ता आ जाती। कैसे? जरा देखिए भाई, भारत में मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। और भारत में आपने देखा होगा कि मंत्री बनाते समय संसदीय शासन प्रणाली में जहां भी है, मंत्री बनाते समय क्या करते हैं? जाति को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, क्षेत्र को देखते हैं कि इस जाति से, इस राज्य से इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। भले ही उनका कार्य अनुभव है कि नहीं है, भले ही उनका व्यक्तित्व वैसा है कि नहीं है जैसा वो मंत्री पद उन्हें दिया जा रहा है। यानी कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी सरकार में और सत्ता में भागीदारी प्रदान कर दी जाती है। किसके कारण? उनकी जाति में उनके वोट बैंक ज्यादा होने के कारण, उनके क्षेत्र में उनसे प्रभुत्व लेने के कारण। तो ऐसे लोगों को भी सत्ता में भागीदारी मिल जाती है जो उन कार्यों के प्रति जो है क्या करते हैं? कोई जवाबदेहिता नहीं होती है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार में वर्तमान में ऐसे कई मंत्री हैं और वो सिर्फ इसीलिए मंत्री बने बैठे हैं कि उनका वोट बैंक ज्यादा है। उनका वोट बैंक का मतलब है कि उनकी जाति के मत जो है ज्यादा है। इस कारण उसे केंद्र में क्या बना दिया जाता है? मंत्री बना दिया जाता है। मंत्रियों का निर्धारण में आपने एक शब्द सुना होगा कि जब भी मंत्री परिषद का गठन होता है, एक शब्द मीडिया में कई बार आता है, सोशल इंजीनियरिंग। कौन सा शब्द आपने सुना होगा? सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इसमें क्या होता है? इसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किसी को जब मंत्रियों का निर्धारण किया जाता है, मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग। आपने देखा हुआ कि टिकटों का बंटवारा भी इसी के आधार पर किया जाता है कि फला पार्टी ने जो है ये किसी जाति को टिकट दे दिया तो दूसरा राजनीतिक दल क्या करेगा? दूसरी जाति को देगा। मंत्री भी तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, जैसे जहां जिस वर्ग की ज्यादा वोट हैं उसको जो है मंत्री बना दिया जाएगा। भले उनकी कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है, भले वो कार्यों के प्रति को अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस उसको मंत्री बना दिया जाता है क्योंकि उसका वोट ज्यादा है।
उस जाति का वोट जाता है, उस धर्म का वोट जाता है, या फिर उस क्षेत्र से वो बिलोंग करता है और उस क्षेत्र से किसी एक को मंत्री बनाना था, इसलिए उनका नंबर आ गया। ये घटनाएं भारत में, ये तो केवल जहां संसदीय शासन प्रणाली है, और विशेषकर भारत में आपने ये सबसे बड़ी कमी देखी होगी। भारत में कुछ ऐसे अकुशल व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाता है, उनमें सत्ता में भागीदारी दे दी जाती है जो वास्तव में मंत्री बनने के लायक नहीं थे, लेकिन उनको टिकट, आपने एक शब्द सुना होगा कि हर बार तो क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री को कौन बनाते हैं, ये जो सांसद बनाते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने सांसदों को बना दिया। लोगों ने कहा वोट किसके नाम से देने हैं, मोदी जी के नाम से देने। आदमी सामने कैसा है, जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो कैसा है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि हमने वोट किसके नाम से दे दिए थे, प्रधानमंत्री के नाम से। तो कई बार प्रधानमंत्री जब अच्छा व्यक्तित्व होता है, उसके कारण कुछ अकुशल व्यक्तियों को क्या सत्ता में भागीदारी मिल जाती है, लेकिन यह केवल कहां संभव है, संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। संसदीय शासन प्रणाली में ही ऐसा होता है कि कुछ अकुशल व्यक्ति भी सत्ता में भागीदार बन जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने सांसद चुन लिया कि वो अपने जाति से संबंधित था, वो अपने धर्म से संबंधित था, वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसलिए सांसद सुन लिया कि वो क्या कर रहा है, हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, और जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर हमने उसको क्या कर दिया, वोट दे दिया, और वो कहां पहुंच गया, संसद पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारी कमियां किन की रहेगी, संसदीय शासन प्रणाली की रहेगी। अर्थात अकुशल व्यक्तियों की सत्ता, हाथ में सत्ता कब आएगी, जब जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर वोट देंगे। लेकिन इसमें सुधार हो सकता है कि जब अपने वोट जो है जाति के आधार पर न दें, धर्म के आधार पर न दें और क्षेत्रवाद के आधार पर वोट न देकर एक अच्छे कैंडिडेट को चुनाव करें, तो हम जो है संसदीय शासन प्रणाली में भी सुधार कर सकते हैं। इसमें जो कमियां हैं उसमें धीरे धीरे करके क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्य रूप से कमियों के बारे में बात करें, दोष के संदर्भ में बात करें, तो ये 5-6 दोष मैंने आप लोगों को बताए हैं। सबसे पहले इसमें मुख्य दोष जो रहता है वो रहता है अस्थिर सरकार। दूसरा जो रहता है कि अस्थिर सरकार है, इस कारण नीतियों की निश्चितता का क्या रहता है, अभाव रहता है। एक और दूसरा आपस में जुड़े हुए हैं। सरकारें अस्थिर हैं, तो सरकारें जब गिर जाएगी तो नई सरकार अपनी नई प्रकार की नीतियां बनाएगी, तो पुरानी सरकार ने जो नीतियां बनाई है ना, वो सही ढंग से काम प्रभावी नहीं होगी, तो नीतियों की निश्चितता का क्या रहता है, अभाव रहता है। तीसरा, मंत्रिमंडल की क्या रहती है, निरंकुशता, यानी पूरे भारत पर 15 से 20 लोग जो है, और वर्तमान में तो आपने देखा होगा, वर्तमान में तो मोदी जी और इनके जो अपन कहते हैं ना किचन कैबिनेट, आपने एक शब्द सुना होगा, ठीक है, उनके द्वारा ही शासन, प्रशासन, नीति निर्माण और विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। ये केवल कहां संभव है, संसदीय शासन प्रणाली में। ये भी अपने आप में क्या रहती है, एक कमी रहती है। अगला देखिए जरा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के क्या है, विरुद्ध है। और लास्ट आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सत्ता। ये सारे के सारे संसदीय शासन प्रणाली के क्या है, दोष है। अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, जहां से एग्जाम में अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जरा, संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत, संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत, ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको जो है सरकार के अंगों के बारे में जानना जरूरी होगा। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो मैंने कहा कार्यपालिका में एक तो अपन मानते हैं किनको, राष्ट्रपति को, दूसरा अपन मानते हैं किनको, प्रधानमंत्री। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कौन है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। दूसरी बात करें किनकी, दूसरे अपन बात करें किनकी, व्यवस्थापिका की, व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में कौन शामिल होती है, संसद। और संसद में कितने अंग है, संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, एक तो राज्यसभा, दूसरी लोकसभा और तीसरे कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो रहता है उसको अपन बोलते हैं न्यायपालिका।
कौन सी पालिका? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में कौन सा न्यायालय रहता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए जरा, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आपको यह तय करना है कि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। देखिए जरा, सबसे पहले व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में बात करें तो इनका कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। क्या करना? कानूनों का निर्माण करना। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है कानूनों को लागू करना। कानूनों को क्या करना? लागू करना। और लास्ट अपन बात करें कि इनकी न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो कानून जो है व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, जो कार्यपालिका ने लागू किए हैं, वो सही है अथवा नहीं, अर्थात कानून की जांच करना कि वो संवैधानिक है अथवा नहीं, कि वो संवैधानिक है अथवा नहीं, है अथवा नहीं। सबसे पहले कार्यों के संदर्भ, और दूसरा न्याय के संदर्भ में तो कार्य करते ही करता है न्यायपालिका। यहां पर न्यायपालिका में किसके बारे में बात करें? सुप्रीम कोर्ट, अर्थात अपन संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार है, उसके संदर्भ में बात करें। मैंने कहा कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इनमें पहले कौन कौन शामिल होते हैं और इनके क्या क्या कार्य रहते हैं, इनके संदर्भ में जानना पहले जरूरी है। अब अपन बात करेंगे उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैं नोट करूंगा, लेकिन यहां पर एक बार यहां पर आपको नोट करना है कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखिएगा जरा, ये जो राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग भी होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग भी होता है। राष्ट्रपति देखिए व्यवस्थापिका में भी आपको नजर आ रहा है और राष्ट्रपति कार्यपालिका में। तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य किसके रूप में कार्य करता है? सेतु के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य किसके रूप में कार्य करता है? सेतु के रूप में कार्य करता है। पहला बिंदु। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं? राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। अगला देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, और संसद का मतलब या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगला देखिए जरा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो हैं ये कार्यपालिका का अंग भी होते हैं और ये व्यवस्थापिका का अंग भी होते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब क्यों? क्योंकि जब संसद के सदस्य होंगे तो व्यवस्थापिका का अंग भी होंगे। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में शक्ति किसको प्राप्त होती है? ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को होती है। ये एक प्रकार से क्या है? उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत है, आपस में सामंजस्य का सिद्धांत है, आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण। नियंत्रण कैसे? नियंत्रण देखिए कि अगर न्यायपालिका को कोई भी न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, और वो जो है सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता के रूप में उनके विरुद्ध जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, और किन के द्वारा लाया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा नहीं लाया जाएगा, संसद के सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, तो संसद के सदस्य उनको पद से हटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो तीनों अंग हैं इनमें आपस में क्या रहता है? उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत प्रभावी रहता है। अगला देखिए, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य क्या करेंगे? मंत्री अपने प्रति विभागों के प्रति जवाबदेही है अथवा नहीं है, क्योंकि जवाबदेहिता का सिद्धांत ही संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता अपन कह सकते हैं। तो यहां पर संसद के सदस्यों को क्या रहता है? संसद के सदस्यों को प्रश्न काल में मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न काल में अपने पढ़ा था ना कि 3 प्रकार के प्रश्न, जिसमें तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और कौन से? अल्प सूचनात्मक प्रश्न। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और कौन सा? अल्प सूचनात्मक प्रश्न, जिसके संदर्भ में अपने बात की थी। दूसरा देखिए, दूसरा आपको ध्यान में रखना है, ऐसे संसद को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसमें वो कार्यपालिका पर क्या रखे? नियंत्रण रखे। जैसे संसदीय प्रस्ताव। कौन से प्रस्ताव? संसदीय प्रस्ताव।
जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव, यानी सरकार ने कोई ऐसा कार्य किया है जो जनता के हित में नहीं है, तो संसद उस स्थिति में क्या ला सकती है, निंदा प्रस्ताव लाकर सरकार के कार्यों या किसी मंत्री की क्या कर सकती है, आलोचना कर सकती है। ऐसे बहुत सारे संसदीय प्रस्ताव हैं जिनमें संसद को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला देखिए, आपने समितियां पढ़ी होगी, वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम या अपन सार्वजनिक उद्यम समिति कहते हैं। उन समितियों में भी क्या होता है, संसद में गठित होती हैं, किसके लिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। विभागीय समितियां जो 24 हैं, वो विभागीय समितियों का कार्य भी क्या रहता है, संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए किसका, विभागीय समितियों का गठन होता है। तो सबसे पहले तो अपने को इनसे परिचित होना आवश्यक है, फिर मैं एक एक करके आपको नोट करवाने वाला हूं कि कैसे जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सामंजस्य, नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला बिंदु आप क्या ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य, राष्ट्रपति कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है, सेतु के रूप में कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों का अंग होता है, दोनों का अंग होता है। बिंदुवार अपन बात करेंगे। नंबर 1 आप ध्यान में रखें। दूसरा देखिए जरा, दूसरा आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 54। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, संसद के सदस्य भाग लेते हैं। अगला बिंदु देखिए जरा, नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री एवं मंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, संसद का सदस्य होना, संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, अर्थात मंत्री परिषद, मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के, मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के गर्भ से जन्म लेती है, गर्भ से जन्म लेती है, मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के गर्भ से जन्म लेती है। नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे, अगला आप ध्यान में रख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, संसद में लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, संसद में लाया जाएगा। और संसद के
उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्य। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाना है तो अपन पढ़ चुके हैं कि 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और अगर राज्यसभा में लाया गया तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसके बाद क्या होगा, जांच समिति और सारी प्रक्रिया के बाद में संसद के दोनों सदनों के द्वारा कौन से बहुमत से, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ये सारी बातें अपन किसके संदर्भ में कर रहे हैं, संसद, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या फिर न्यायपालिका में किस प्रकार उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत होता है उनके प्रति। अगला देखिए जरा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि संसद के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे कि संसद के प्रति कार्यपालिका में शामिल सभी मंत्री अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही होते हैं, अपने कार्यों के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होते हैं एवं संसद के द्वारा इन पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित विकल्प रहते हैं। कौन कौन से देखिए जरा। सबसे पहले नंबर 1 आप ध्यान में रखेंगे कि प्रश्नकाल एवं शून्यकाल। कौन से काल, प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल का मतलब क्या, 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल और 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल में क्या होता है, संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपने देखा था ना कि प्रश्नकाल में क्या होता है, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें तारांकित प्रश्न, जिसमें उत्तर मौखिक दिया जाता है, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, जिसमें उत्तर जो है लिखित रूप में दिया जाता है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और अल्प सूचनात्मक प्रश्न में अन्य जो महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसमें संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक होता है और इसमें ज्यादा पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसी दिन पीठासीन अधिकारी की अनुमति से संबंधित विभाग के मंत्री से संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। ये भी क्या है, संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे स्थापित हो, इसके संदर्भ में बात करें। अगला देखिए जरा। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे संसदीय प्रस्ताव। संसद में समय समय पर संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और लास्ट क्या ध्यान में रखेंगे, और नियंत्रण के लिए क्या है आपको ध्यान में रखना है, वित्तीय समितियां। संसद में गठित लोक लेखा
लेखा समिति, संसद में गठित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन या अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उद्यम समिति एवं लोक उद्यम समिति भी संसद के द्वारा लोक उद्यम समिति के माध्यम से संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यह क्या है? उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत। जहां किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, और किसके संदर्भ में? न्यायपालिका। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कार्यपालिका में कौन शामिल रहता है, व्यवस्थापिका में कौन शामिल रहता है और न्यायपालिका में कौन रहता है। कार्यपालिका क्या कार्य करती है, व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। ठीक है। भारत में संसद संप्रभु है लेकिन सर्वोच्च नहीं है, अर्थात संसद कानून बनाने में स्वतंत्र है, लेकिन कानून को है जो है संविधान के अनुसार बनाना होगा। अर्थात इन दोनों पर नियंत्रण किन के द्वारा रखा जाता है? न्यायपालिका के द्वारा। क्योंकि संविधान का अभिभावक या संविधान का संरक्षक किसको माना गया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो संसद ने जो कानून बनाया है, कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया है, वो संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है, इसकी जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और ऐसा कानून जो संविधान के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को क्या करता है? रद्द या समाप्त भी कर सकता है। इसको अभी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जरा इसकी कुछ विशेषताएं जिसमें रिपीट कर रहा हूं वापस से कि किस प्रकार उत्तरदायी एवं नियंत्रण का सिद्धांत होता है। पहला देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग होता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी अंग होता है। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जबकि हटाने की प्रक्रिया जिसको अपन महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं, उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री एवं मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्री परिषद जो है ये व्यवस्थापिका के गर्भ में पैदा होती है, क्योंकि मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए संसद का सदस्य होना क्या होता है? आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव हैं ये कहां लाया जाता है? संसद में लाया जाता है। और संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? इसमें 3 प्रावधान आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला आप ध्यान में रखेंगे कि कार्यपालिका में शामिल मंत्री जो है अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही होता है, अर्थात उनमें संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है, जिसमें संबंधित विभाग के मंत्री से संसद का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, जो किनसे संबंधित होना चाहिए? लोक महत्व से संबंधित होना चाहिए। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद में संसद में समय समय पर संसदीय प्रस्ताव, जैसे हमने पढ़े थे निंदा प्रस्ताव है, जैसे अपने पढ़े थे कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव है, जैसे स्थगन प्रस्ताव है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो संसद में लाए जाते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और देखिए जरा, संसद में गठित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति, जो 3 वित्तीय समितियां पड़ी, इनके अलावा विभागीय समितियों की भी मैं बात कर सकता हूं। ये भी क्या है? ये भी संसद में गठित होती हैं। किन पर नियंत्रण रखने के लिए? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण का सिद्धांत क्या होता है? इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार का होगा ये ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, या फिर संसद के द्वारा कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है, किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद स्थापित करती है, उनके संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देगा वित्तीय समितियों का गठन, दूसरा देगा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल, तीसरा देगा संसदीय प्रस्ताव और चौथा कोई और दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण से संबंधित नहीं है? उपरोक्त तीनों नियंत्रण से संबंधित हैं। विभागीय समितियां पूछ ले, वित्तीय समितियां पूछ ले, या आपके प्रश्नकाल और शून्यकाल पूछ ले, या फिर संसदीय प्रस्ताव पूछ ले। ये सारे के सारे जो हैं ये कार्यपालिका पर संसद के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये अपन कह सकते हैं क्या है? विकल्प है।
अगला देखिए जरा, अब भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली, दोनों में भिन्नता क्या है इसके संदर्भ में थोड़ा सा अपने को परिचित होना चाहिए, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ऐसा नहीं है कि हूबहू स्वीकार कर ली गई। मैंने क्या कहा, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल वही है जो ब्रिटेन में। मैं कह रहा हूं अलग भी है और अपन कह सकते हैं कुछ समानता है कुछ भिन्नताएं हैं। अब समानताएं नहीं बात करेंगे, जो है भिन्नताएं क्या है, यानी ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली भारत की संसदीय शासन प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है उसके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए जरा, यहां पर क्या है, ब्रिटेन, किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन, ब्रिटेन, और यहां पर कौन सा देश है, भारत। दोनों में संसदीय शासन प्रणाली है लेकिन दोनों में भिन्नताएं क्या है इसके संदर्भ में बात करें। देखिए जरा, भारत में क्या है, ब्रिटेन में क्या, तो ब्रिटेन में है राजतंत्र प्लस राजतंत्र, और राजतंत्र के साथ ही क्या है, लोकतंत्र। यानी ब्रिटेन में क्या है, वंशानुगत होगा राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख जो होगा ना वो कैसा होगा, वंशानुगत होगा। भारत में क्या है, तो भारत में है गणतंत्र प्लस लोकतंत्र, गणतंत्र प्लस लोकतंत्र, अर्थात भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष जो रहेगा, राष्ट्राध्यक्ष जो रहेगा, राष्ट्र का प्रमुख जो रहेगा, कार्यपालिका का जो प्रमुख रहेगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। भारत में राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, इसलिए भारत में गणतंत्र है, जबकि यहां पर क्या है, ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र। ये तो पहला अंतर। दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे, ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में क्या है, संसद क्या है, सर्वोच्च है। भारत में क्या है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या है, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। संसद संप्रभु है, संसद क्या है, संप्रभु है, लेकिन संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में सर्वोच्चता किसकी स्वीकार की गई है, संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है, जबकि ब्रिटेन में किसकी जो स्वीकारता प्रदान की गई है, संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन भारत में जो सर्वोच्च कौन है, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री, ये निम्न सदन का सदस्य होता है, निम्न सदन का सदस्य। तो प्रधानमंत्री जो बनने के लिए निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। भारत में क्या है, तो भारत में आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो हैं, भारत में प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री आपको ध्यान में रखना, भारत में लोकसभा अर्थात निम्न सदन एवं उच्च सदन किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मनमोहन सिंह पहले जो है राज्यसभा के मेंबर थे। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो वो किनके थे, राज्यसभा के मेंबर थे। तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है, अर्थात निम्न सदन और उच्च सदन दोनों का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। बस भारत में यह है कि संसद की सदस्यता होनी चाहिए, भले ही लोकसभा की हो या राज्यसभा की। जबकि यहां पर क्या सिस्टम है, प्रधानमंत्री हमेशा जो है निम्न सदन का सदस्य ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए जरा, अगली भिन्नता के बारे में बात करें तो नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो मंत्री बनने के लिए पहले संसद का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री बनने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, संसद का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक, मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक। भारत में क्या है, भारत में मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी मंत्री बना जा सकता है। 6 माह तक बिना संसद की सदस्यता के मंत्री रह सकता है। भारत में क्या है, 6 माह तक बिना संसद की सदस्यता के, बिना संसद की सदस्यता के, बिना संसद की सदस्यता के मंत्री रह सकते हैं, बिना संसद की सदस्यता के मंत्री रह सकते हैं। अगला देखिए, अगली भिन्नता देखिए, यहां पर जो है शैडो कैबिनेट अर्थात विपक्षी दल के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा साया मंत्रिमंडल होता है। शैडो कैबिनेट जिसे अपन बोलते हैं, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने हेतु शैडो कैबिनेट की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या है,
दोनों में भिन्नता है। मैं कह रहा हूं भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की गई, लेकिन यहां पर कुछ भिन्नताएं हैं जिनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि आजकल तुलनात्मक राजनीति का भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली भिन्नता क्या ध्यान में रखेंगे, ब्रिटेन में राजतंत्र प्लस लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है। दूसरी क्या ध्यान में रखेंगे, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद को संप्रभुता को स्वीकार किया गया। तीसरी क्या ध्यान में रखेंगे, तीसरी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न सदन या उच्च सदन किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, मंत्री संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यहां पर मंत्री संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, 6 माह तक बिना संसद की सदस्यता के भी मंत्री रह सकते हैं। उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। और नेक्स्ट यहां पर जो विपक्षी दलों के द्वारा साया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट, जिसके अपने बात कर चुके हैं जब मंत्री परिषद पढ़ा था तब। शेडो कैबिनेट का मतलब है वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा कैबिनेट का गठन किया जाता है, उसे अपन शेडो कैबिनेट, साया मंत्रिमंडल कहते हैं। ब्रिटेन में ये रहती है, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये आपको ध्यान में रखें। तो ये थी आपके कौन सी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली आपके दे रखी, क्योंकि जब राजव्यवस्था दे रखी है, अलग से संसदीय शासन प्रणाली अगर सिलेबस में नहीं है फिर भी संसदीय शासन प्रणाली सिलेबस में समाहित है। मैं कह रहा हूं अंतर्निहित है। अंतर्निहित होने का मतलब है जब कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका पढ़ रहे हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली भी पढ़नी आवश्यक है। संसदीय शासन प्रणाली नहीं, भारत में संघात्मक ढांचे को स्वीकार किया गया है, अर्थात भारत में लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्र है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली के साथ में क्या है, संघात्मक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। संघात्मक शासन की क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल संसदीय शासन व्यवस्था की आपकी 4 बातें महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। इनकी शुरुआत कहां से होती है, इनके और उपनाम क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको क्या कहा है, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या दोष हैं, उनकी क्या विशेषता है, और भारत और ब्रिटेन में भिन्नता आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।